हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो, वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस चलिए बिना समय गवाए जानते हैं आज की इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज। तो गाइस जो पहली खबर निकल के आ रही है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही है। और गाइस सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पार्लियामेंट को एक एडवाइस दे दी है, रिकमेंडेशन दे दी है कि आपने जो नए क्रिमिनल लॉज लाए हो, जो हमारे ओल्ड कॉलोनियल समय के जो लॉज थे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, इन सबको आपने रिप्लेस करके जो नए लॉज लेके आए हो, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सब काम तो आपने बहुत बढ़िया किया है। लेकिन सेक्शन 498A जो कि आईपीसी में दिया हुआ है, आपने उसको एज इट इज कॉपी कर लिया है भारतीय न्याय संहिता में, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। अब आपने जो पुराने लॉज हटाए हैं उसको नए लॉज में कन्वर्ट किया है, तो इतना तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो अभी प्रैक्टिकल रियलिटीज चल रही हैं उसके हिसाब से आप उसको लॉ को चेंज करके आप उसको भी कन्वर्ट करके लगाओ नए लॉ में, जो कि यहाँ पे गाइस सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से नहीं हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट ऐसा क्यों कह रही है, चलिए आपको ये समझा देते हैं। तो गाइस जो सेक्शन 498A है वो आप जानते हो, क्रुएल्टी की बात करता है बाय हस्बैंड और हिज रिलेटिव ऑन हिज वाइफ। मतलब जो वाइफ होती है हस्बैंड की, अगर उसके ऊपर कोई अत्याचार करता है, कोई क्रुएल्टी करता है बाय हस्बैंड और या फिर उनके रिश्तेदार, तो उसको क्रुएल्टी माना जाता है। तो गाइस सेक्शन तो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, पर्पस इसका बहुत ही ज्यादा नेक है, इंटेंशन भी बहुत ज्यादा नेक है। लेकिन पिछले कुछ समय में, पिछले कुछ सालों में इसका बहुत ज्यादा मिसयूज बढ़ने लगा है। अब गाइस इससे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जेन्युइन केसेस इसके नहीं आते, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है तब भी वाइफ पहुंच जाती है पुलिस के पास कि मेरे ऊपर क्रुएल्टी हो रहा है, हस्बैंड के ऊपर, उसके रिलेटिव्स के ऊपर केस कर देती है, जिससे उनकी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। तो गाइस सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि आपने इस 498A को कॉपी पेस्ट तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे आपको नेसेसरी चेंजेस भी करने चाहिए थे। अब ये जो नया प्रोविजन वो आपको सेक्शन 85 एंड 86 में देखने को मिलेगा भारतीय न्याय संहिता में। अब गाइस जो प्रेजेंट केस सुप्रीम कोर्ट के पास आया था, जिसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कही है, वो ये है, केस ये है कि जो हस्बैंड की वाइफ होती है वो फर्जी एलिगेशंस लगा देती है अपने हस्बैंड के ऊपर कि मेरे ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ये केस बनता है वहां पे जब चार्जशीट फाइल की जाती है, और जब हस्बैंड अपील करते हैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, तब पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट रिफ्यूज कर देती है इस चार्जशीट को क्वाश करने से। फिर हस्बैंड पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में अभी बोला है, और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो वाइफ ने जितने भी एलिगेशन चार्जशीट में लगाए हैं वो वेग है, कोई भी वहां पे क्रिमिनल कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ हस्बैंड देखने को नहीं मिल रहा है। प्लस जो वो घटनाएं बता रही हैं कि उनके साथ ये हुआ, चीजें ऐसी हुई, उसका ना स्पेसिफिक कोई डेट है, ना कि उसका कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन्ड है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये चार्जेस इतने ज्यादा वेग थे कि पुलिस को भी लगा कि हाँ भाई, ये जो परिवारजन है ये हस्बैंड के, उनके खिलाफ चार्जेस नहीं लगाना चाहिए, तो उनको वहां पे छोड़ दिया था पुलिस वालों ने। तो गाइस यहाँ पे कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट को ये एफआईआर चार्जशीट पढ़ के ये समझ में आ गया था कि ये जो हस्बैंड ने डिवोर्स की जो प्रोसीडिंग इनिशिएट की थी अगेंस्ट हिज वाइफ, बस उसी के खुन्नस में वाइफ ने ये फर्जी केस कर दिया है अगेंस्ट हस्बैंड। और उसी के बेसिस पे गाइस सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो 498A है उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके पिछले कुछ सालों में कई ज्यादा केसेस बढ़ते हुए आ रहे हैं इसके फेक केसेस के। और गाइस सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना है कि अगर हस्बैंड वाइफ हैं, कपल हैं, अगर उनके बीच में छोटी मोटी नोकझोंक हो जाती है, थोड़ी मोड़ी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो बात बात पे पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए। क्योंकि आप भी जानते हो, पुलिस के पास अगर आप मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट लेके जा रहे हो तो कई बार ऐसा होता है कि सुलझने की जगह और भी चीजें उलझ जाती हैं। तो कई बार गाइस ऐसा भी देखा जाता है कि मान लीजिए वाइफ सीधी सादी है, तो उसके जो घर वाले होते हैं, उसके जो रिलेटिव्स होते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं, वो उसको चढ़ाने लगते हैं कि तुम्हारे पति ने ये कर दिया, वो कर दिया, तुम जाओ पुलिस के पास पहुंच जाओ, तुम ये केस कर दो, तुम वो कर दो। तो ये सारी चीजें भी हो जाती है। अगर वाइफ भोली भाली उनके बातों में आ जाती है, तो जब बात पुलिस के पास जाती है, तो अगर कुछ समझौता होने लायक होता भी है तो वो वहां पे नहीं हो पाता है। क्योंकि आप जानते हो पुलिस के पास जब केस जाता है तो हमारा जो समाज में है ना, उसमें बहुत ज्यादा बेइज्जती भी हो जाती है। अब गाइस मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूँ। मेरे क्लोज विसिनिटी में एक लोग थे, तो उनका कुछ डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो जो डिस्प्यूट था प्रेटी मच वो उसका सोल्यूशन मिल सकता था, सुलझ सकता था। लेकिन क्या होता है कि जो वाइफ होती है उनको उनके घर वाले चढ़ा देते हैं, तो वो पुलिस वाले के पास पहुंच जाती हैं। अब जब बात पुलिस के पास पहुंचती है, तो जब पुलिस हस्बैंड के घर पे आते हैं, जो मेरे जानने वाले थे, तो वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि जनरल केस यही होता है कि बातें सुलझने से ज्यादा और उलझ जाती है मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में। क्योंकि समाज में भी बदनामी होती है कि हाँ घर पे पुलिस आई है, फिर जब हस्बैंड अगले दिन घर से निकलेगा 50 लोग पूछेंगे कि भैया क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें होती हैं। और गाइस यही सारी चीजें ऑब्जर्व करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी यही चीज कही है कि आपको पुलिस एज अ लास्ट रिजॉर्ट देखना चाहिए। ये नहीं है कुछ भी हो गया, छोटी मोटी लड़ाई होगी तो आप पुलिस के पास पहुंचे जा रहे हो। मैरिज हमारे यहाँ एक सैक्रामेंट इंस्टीट्यूशन है, तो इसलिए उसको
लास्ट रिजॉर्ट रखना चाहिए पुलिस को। नहीं तो गाइस ऐसा कई बार होता है कि जो लड़की वाले होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, हस्बैंड को सबक सिखाने के लिए ही सिर्फ फर्जी केस लेके पुलिस वाले के पास पहुंच जाते हैं। तो ये चीज होती है। हालांकि यहाँ पे मैं ये भी डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि जेन्युइन केसेस नहीं होते, क्रुएल्टी के होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताया मिसयूज, ये बढ़ गया है कहीं ना कहीं, और इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्नॉलेज कर लिया है। तो गाइज ये था पहला अपडेट। इसके बाद गाइज जो बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से निकल के आ रहा है। तो गाइज जो हमारे सिंगल जज एक केस की सुनवाई कर रहे थे, जस्टिस गुरपाल सिंह अहलूवालिया, उन्होंने कहा है कि अगर हस्बैंड है, वाइफ माइनर है, लेकिन वो 15 साल से नीचे उनकी एज नहीं है, 15 से 18 साल के बीच में उनकी एज है, तो अगर इस केस में अगर हस्बैंड जबरदस्ती विदाउट कंसेंट अननेचुरल सेक्स करने की कोशिश करता है विद हिज वाइफ, तो ये सेक्शन 377 के अननेचुरल ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। जी हाँ, यहाँ पे कंसेंट ऑफ वाइफ विल बी इमटेरियल। जी हाँ गाइस, काफी शॉकिंग सा ये न्यूज है, हेडलाइन है, ये जजमेंट है, बट क्या कर सकते हैं, लॉ इज लॉ। क्योंकि आप जानते हो कि मैरिटल रेप हमारे इंडिया में रिकॉग्नाइज नहीं है। वही अगर लड़का लड़की बिना शादी के टैग वो चीज अगर कर दे तो वहां पे वो रेप हो जाएगा, लेकिन अगर शादी के, तो ये चीज है गाइज। अब चलिए आपको बता देता हूँ हमारे कौन से स्टैट्यूटरी वो प्रोविजंस हैं जो इस चीज को अलाउ कर रहे हैं। तो गाइज आप जानते हो कि सेक्शन 375 रेप के बारे में बात करता है, पनिशमेंट आपको 376 में देखने को मिल जाएगा, डेफिनेशन आपको 375 में देखने को मिल जाएगा। तो गाइस जो डेफिनेशन क्लॉज है उसको आप पूरा अगर पढ़ोगे ना, तो उसका जो एक्सेप्शन दिया गया उसमें ये दिया गया है कि अगर हस्बैंड जबरदस्ती अपने वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ये रेप नहीं माना जाएगा, गिवन दैट कि जो वाइफ है उसकी कम से कम 15 साल की एज तो है। अगर 15 साल से नीचे है वो, तो वहां पे वो रेप की कैटेगरी में आ जाएगा, लेकिन अगर नहीं है तो वहां पे वो बिल्कुल अलाउ किया हुआ है सेक्शन 375 ने। और गाइस यहाँ पे एक और गजब की बात है कि नेचुरल सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है तो वो तो अलाउ हो ही जाएगा, लेकिन अगर अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट्स हो रहे हैं जैसे एनल सेक्स हो गए, वो सब अगर हो गया तो वो भी वहां पे सेक्शन 375 अलाउ कर रहा है। हालांकि एब्सोल्युटली अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि सेक्शन 376 बी कहता है कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ अगर जुडिशियली सेपरेटेड हैं, अगर अलग रह रहे हैं, तो अगर उस केस में अगर हस्बैंड जाग के जबरदस्ती अननेचुरल ऑफेंस करने की कोशिश करता है, नेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज करना चाहता है विदाउट हर कंसेंट, तो उसको वहां पे रेप की कैटेगरी में डाला जाएगा। यहाँ पे अननेचुरल एंड नेचुरल सेक्सुअल एक्ट्स दोनों ही कवर्ड है। तो गाइस जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसके सामने केस ऐसा होता है कि वाइफ ने केस किया था हस्बैंड के ऊपर कि उनके साथ अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज हुई हैं बाय हस्बैंड, तो सेक्शन 377 के अंडर केस लाया गया था अगेंस्ट हस्बैंड। होता क्या है कि जब दूसरी बार वाइफ अपने मैट्रिमोनियल होम में लौटती हैं तब वहां पे मल्टीपल लोकेशन पे हस्बैंड ने उनके साथ अननेचुरल सेक्सुअल एक्टिविटीज करने की कोशिश की, जिससे परेशान होकर, जिससे पीड़ित होकर FIR कर दिया वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर। तब हस्बैंड हाई कोर्ट पहुंचते हैं इस FIR को चैलेंज करने के लिए, और उनका कंटेंशन ये है कि ये जो सेक्शन 377 है वो हस्बैंड एंड वाइफ को कवर नहीं करता है। सो एनी इंस्टेंस ऑफ अननेचुरल सेक्स बिटवीन अ हस्बैंड एंड वाइफ would not amount to an offense under section 377, ऐसा हस्बैंड का कहना था। और इस चीज से गाइस हमारे जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसने भी एग्री कर लिया। हाई कोर्ट का ये कहना है कि बात तो ये सही है, क्योंकि अगर आप सेक्शन 375 को अगर पढ़ो तो अगर आप वुमन के माउथ में, यूरेथ्रा में या फिर एनस में विदाउट हर कंसेंट, विदाउट हर विल, मतलब अगेंस्ट हर विल, अगर आप जबरदस्ती अपने पेनिस को पेनिट्रेट करते हो तो ये तो रेप आएगा सीधा सीधा। लेकिन अगर आप उसका एक्सेप्शन पढ़ोगे तो हस्बैंड अगर वाइफ है, और यही चीज अगर हस्बैंड वाइफ के साथ कर लेता है, गिवन दैट कि वाइफ 15 साल से नीचे नहीं है, उससे बड़ी है, तो उस केस में उसको रेप नहीं माना जाएगा। तो गाइस यही सारे रीजंस, यही सारे लीगल पॉइंट्स साइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज कह दी है। बाकी लेकिन इसके ऊपर आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके बाद गाइस जो अपडेट निकल के आ रहा है, इंपॉर्टेंट अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निकल के आ रहा है। और गाइस सुप्रीम कोर्ट के सामने एक सवाल आता है कि अगर किसी केस में कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर चार्जशीट को फाइल कर देती है, तो क्या वो जो केस है, क्या हम लोग उस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं, मतलब इस केस में CBI के पास ट्रांसफर कर सकते हैं या नहीं। तो इसका जवाब गाइस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो गाइस केस ये होता है कि फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट धनंजय सिंह नाम के एक व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर एक केस चल रहा होता है, और उस केस में जो उनके अगेंस्ट में एक विटनेस होते हैं उनका नाम होता है अजीत सिंह। अब गाइस ये जो अजीत सिंह होते हैं, इनकी लखनऊ में दिन दहाड़े को इनके ऊपर गोली चला के इनको मार दिया जाता है। एलिगेशन आता है धनंजय सिंह के ऊपर कि इन्होंने ही मौत किया है, इनके ऊपर चार्जेस लगते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये भाग जाते हैं, एब्सकॉन्डर होते हैं,
और इनके ऊपर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी रखा। तो गाइस यहाँ सब ठीक है, यहाँ पे इतना कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन दिक्कत यहाँ से स्टार्ट होती है जब उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश ने इस केस की इन्वेस्टिगेशन सौंप दी इस STF को, स्पेशल टास्क फोर्स को। तो गाइस ये जो अजीत सिंह होती हैं, इनकी वाइफ केस लेके आ जाती हैं हाई कोर्ट में, ये कहते हुए कि ये जो STF है ये सही से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है धनंजय सिंह के केस में, प्लस इनके अगेंस्ट में जो चार्जेस और ऑफेंसेस इन्वोक किए गए हैं वो बहुत ही ज्यादा ट्रिवियल नेचर में, ज्यादा सीरियस नहीं है। ऐसे ऐसे ऑफेंसेस लगाए गए हैं, चार्जेस लगाए गए हैं जिसमें सजा 3 साल से नीचे है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही है और इसलिए यहाँ पे गुहार लगाई गई, ये जो केस है इसको CBI के पास ट्रांसफर कर दिया जाए। तो गाइस जब ये पिटीशन लेके हाईकोर्ट के पास पहुंचती है ट्रांसफर करवाने के लिए केस को, तो हाईकोर्ट इस पिटीशन को रिजेक्ट कर देती है। तब ये फिर पहुंचती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, अभी प्रेजेंटली जो इस केस के बारे में बात कर रहे हैं। और प्लस गाइज यहाँ पे एक और क्वेश्चनेबल चीज ये थी कि जब हाई कोर्ट ने पिटीशन को रिजेक्ट किया था, तब हाई कोर्ट ने कोई भी वैलिड रीजन नहीं दिया था कि हम इस पिटीशन को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपने रीजन क्यों नहीं दिया कि आपने क्यों रिजेक्ट की इनकी प्रेयर को। और गाइज सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे फाइनली कह दिया कि अगर पिटीशन आई है कि केस को किसी दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को ट्रांसफर करो जैसे कि CBI, तो वो सिर्फ इस बेसिस पे, इस ग्राउंड पे आप रिजेक्ट नहीं कर सकते हो कि उस केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी है। चार्जशीट अगर फाइल हो गई तब भी वहां पे ट्रांसफर किया जा सकता है। और गाइस इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटीशन को अलाउ भी कर दिया है और केस को हाई कोर्ट के पास वापस भेज दिया है कि आप जल्द से जल्द 6 महीने के अंदर इन सारी पिटीशंस को डिसाइड करिए। और सिर्फ इस ग्राउंड पे कि चार्जशीट फाइल हो गई है वो एक बेसिस नहीं हो सकता है कि आप केस को दूसरी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जैसे CBI के पास आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसके बाद गाइज जो केस निकल के आ रहा है वो दिल्ली हाईकोर्ट से निकल के आ रहा है। और गाइज दिल्ली हाईकोर्ट में टेस्ला ने केस ठोक दिया है टेस्ला पावर इंडिया के ऊपर। टेस्ला, मैं उसी टेस्ला की बात कर रहा हूँ जिसके मालिक हैं इलॉन मस्क, जिसके बारे में आप जरूर से जरूर जानते हो। उनका कोई इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। और टेस्ला मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने के एक बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरर है। तो गाइज ये केस लेके आ जाते हैं टेस्ला पावर इंडिया के ऊपर, जो एक डिफरेंट फर्म है, ये कहते हुए कि ये जो टेस्ला पावर इंडिया है ये हमारे ट्रेडमार्क का गलत यूज कर रहे हैं, दे आर इन्फ्रिंजिंग आवर ट्रेडमार्क। और ये लोग भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट में उतरने वाले हैं और ये न्यूज़पेपर में हर जगह एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं हमारे नाम का, हमारे ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उसी ट्रेडमार्क के नाम पे ये लोग एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। तो गाइस ये चीज़ है, यहाँ पे इनकी बस इतनी सी अपील है कि ये जो टेस्ला पावर इंडिया है उनसे कह दीजिए कि ये हमारा जो लोगो है, हमारा जो ट्रेडमार्क है उसको अपने लिए यूज करके ना अपने फायदे के लिए यूज करें, क्योंकि जो हमारा लोगो है वो रजिस्टर्ड लोगो है। और प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में कोई भी ये प्रोमोशनल एडवर्टीजमेंट ना करे, क्योंकि हम भी उसी मार्केट में है भाई। और गाइस इसके रिगार्डिंग इनके बीच में 1 साल बातचीत भी चली जिसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और जो टेस्ला पावर इंडिया है वो अभी भी एडवर्टीजमेंट कर रहा है एलॉन मस्क की टेस्ला के नाम पे। तो ये चीज इनका कहना है। और गाइस जब ये टेस्ला पावर इंडिया से पूछी गई ये चीज, तो टेस्ला पावर इंडिया ने खुला कह दिया कि हमारा कोई भी इंटेंशन नहीं है इस इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में घुसने का, ना ही हम किसी का कोई मदद करेंगे, ना हम लोग मैन्युफैक्चर करने वाले हैं इस ट्रेडमार्क के अंदर। तो गाइस ये पूरा मैटर चल रहा है। हालांकि इसकी अगली डेट लग गई है, देखते हैं वहाँ पे क्या फाइनल डिसीजन आता है या क्या फर्दर डेवलपमेंट्स होती हैं। जो भी आएगा वो आपको LLB वाला पे सबसे पहले देखने को मिल जाएगा। तो आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और यही अपडेट था गाइस एज ऑफ नाउ। इसके बाद गाइस जो अपडेट निकल के आ रहा है वो दिल्ली हाईकोर्ट से निकल के आ रहा है। और गाइस केस कर दिया यहाँ पे जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन ने अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये कहते हुए कि हमारे जो जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं, उनको दिल्ली में घर नहीं मिल रहा है। जी हाँ, आप जानते हो कि जज में अगर किसी का सिलेक्शन होता है तो उसको सरकारी घर दिया जाता है रहने के लिए। लेकिन गाइस यहाँ पे ग्राउंड रियलिटी ये निकल के आ रही है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको घर नहीं मिल रहा है रहने के लिए, जो कि गवर्नमेंट को देना चाहिए था। अब गाइस यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स ये दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि अराउंड 823 जुडिशियल ऑफिसर्स हमारे दिल्ली में काम करते हैं, लेकिन उनमें से अराउंड 347 को ही वहां पे घर दिया गया है सरकार द्वारा, जो कि आधे से भी ज्यादा कम है मतलब। और जो बाकी के ऑफिसर जो बच जा रहे हैं उनको क्या करना पड़ रहा है कि उनको फरीदाबाद या फिर नोएडा या फिर गाजियाबाद में ही जाके घर लेना पड़ रहा है, जिससे अब क्या होता है कि दूरी पड़ जाती है कोर्ट से, तो आने में दिक्कत होती है, ट्रैफिक का भी नाटक हो जाता है। प्लस जो हमारे जो एंट्री लेवल जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उनको ये चीज अफोर्ड करने में भी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि आप वो सब जगह जानते हो काफी ज्यादा महंगी है। तो कोर्ट के आसपास ऐसी रहने की जगह मिलना तो वो तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, मिलेगा तो बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। प्लस जो जुडिशियल ऑफिसर है उसकी खुद की भी एक फैमिली है, जुडिशियल ऑफिसर को अपनी फैमिली भी फीड करनी है। प्लस कोर्ट प्रेमिस के पास नहीं मिल रहा है, अगर कहीं दूर ले रहे हैं तो आने जाने की भी दिक्कत होती है। तो बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से ये केस ले आए
हैं सरकार के खिलाफ। और गाइस यहाँ पे 1991 का एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी साइड किया गया है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जितने भी जुडिशियल ऑफिसर्स हैं सबको अकोमोडेशन देना चाहिए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स। इस चीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। प्लस यहाँ पे ये भी कहा गया है कि जो हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है वो भी बहुत कम दिया जाता है, अराउंड 27% दिया जाता है ऑफ बेसिक पे, जो कि मार्केट रेट से देखो तो कम है एंड इट इज इनएडुकेट। और गाइस इस एचआरए के बेसिस पे कोर्ट के आसपास घर लेना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो इसलिए यहाँ पे ये भी गुहार लगाई गई है कि जब तक जुडिशियल पूल में ये घर नहीं दिए जा रहे हैं जजेस को, तब तक स्टेट पूल या फिर सेंट्रल पूल में से घर दिए जाए, जब तक ये चीज नहीं हो रही है। तो ये चीज है गाइस, देखते हैं इसके ऊपर दिल्ली हाईकोर्ट क्या कहती है, इसके ऊपर आपका क्या सोचना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके बाद गाइस जो खबर निकल के आ रही है वो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से निकल के आ रही है। और गाइस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी, उसके हिसाब से देश के 13 क्रिकेट स्टेडियम बहुत ही ज्यादा खतरे में है। और एनजीटी ने कह दिया है कि हम आपको लास्ट चांस दे रहे हैं इस केस में रिप्लाई देने के लिए। तो गाइस बेसिकली यहाँ पे केस ये है कि इन क्रिकेट स्टेडियम्स के खिलाफ पिटीशन लाई गई थी, ये कहते हुए कि ये लोग ग्राउंड्स को मेंटेन करने के लिए अंडरग्राउंड वाटर ही यूज करते हैं, बल्कि जो हमारे जो अल्टरनेट सोर्सेस होते हैं जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग की, बरसात का पानी बचा के उसको यूज कर लेना, या फिर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये सब जो टेक्निक्स होती हैं उनको नहीं यूज करते हैं। बल्कि आप जानते हो कि क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़े होते हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड होता है, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी लगता है उनको मेंटेन करने के लिए, उनकी मेंटेनेंस के लिए। तो यहाँ पे पिटीशन में ये कहना है कि अंडरग्राउंड वाटर को बार बार यूज करके हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को भी इम्प्लीट किया जा रहा है, और जो ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज है जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये भी यूज करना चाहिए, जो कि क्रिकेट स्टेडियम्स बिल्कुल भी नहीं यूज कर रहे हैं। तो गाइस इस चीज को लेके 22 क्रिकेट स्टेडियम्स में से 13 लोगों ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया है, 9 लोगों ने रिप्लाई किया हुआ है। तो इसलिए एनजीटी ने कहा है कि इन 13 लोगों को लास्ट चांस हम लोग दे रहे हैं। अब गाइस ये जो एप्लीकेशन फाइल की गई है ये एनजीटी के अप्रैल 2021 के एक ऑर्डर के अगेंस्ट में की गई है। तो वहां पे 2021 में एनजीटी ने कहा था इन क्रिकेट स्टेडियम्स को कि आप मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर एंड बीसीसीआई एंड सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ एक मीटिंग बैठाइए और डिसाइड करिए कि इस इशू पे क्या करना चाहिए। और गाइस जो एप्लीकेंट है उनका ये कहना है कि ये जो डायरेक्शंस दिए गए थे वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं किए गए हैं। प्लस ये जो स्टेडियम्स जो ग्राउंड वाटर यूज कर रहे हैं वो विदाउट एनओसी सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बिना ये चीज कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी सही बात नहीं है। हालांकि गाइस कुछ स्टेडियम्स का ये कहना है कि हमारी एप्लीकेशन है फॉर ऑब्टेनिंग एनओसी सर्टिफिकेट वो अथॉरिटीज के पास पेंडिंग पड़ी हुई है 9 महीने से 10 महीने से, तो जब वो लोग अलाउ ही नहीं कर रहे हैं तो उसमें हम भी क्या कर लें, उनका ये चीज कहना है। तो गाइस इस मैटर में आगे क्या डायरेक्शंस आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा जैसी खबर आएगी। अभी तो एज ऑफ नाउ इतना ही है। ईडी के मैटर्स में कौन सी बेल मिलती है, तो गाइस ऐसा एक हमारे जज बोल देते हैं कोर्ट रूम के दौरान, कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान, जिसकी वजह से वो खतरे में आ जाते हैं, उनकी इंटीग्रिटी खतरे में आ जाती है, जिसके चलते वो जो केस उनके हैंड में था उसको दूसरे जज के पास ट्रांसफर कर दिया जाता है बाय द प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज। अब गाइस बेसिकली यहाँ पे केस ये होता है कि अजय मित्तल नाम के एक व्यक्ति होते हैं जिनके अगेंस्ट ईडी ने केस किया हुआ था इन द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। तो ये स्पेशल कोर्ट में चल रही थी चीजें, स्पेशल जज थे जिनका नाम था जगदीश कुमार। तो वहां पे प्रोसीडिंग्स चल रही होती है, तो वहां पे जो उनके काउंसिल होते हैं अजय मित्तल के, वो जज साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि जज साहब हमको अगली डेट दे दीजिए, हमको प्रिपरेशन करनी है आर्ग्यूमेंट्स के लिए फॉर द बेल। तो गाइस जो जज साहब होते हैं वो इस अपील को मतलब इस चीज को अलाउ कर देते हैं, उनको एडजमेंट दे देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि जैसे ही काउंसिल कोर्ट रूम के बाहर जाते हैं तो जो उनकी जो अनुज मित्तल में आपको नाम बताया, उनकी जो वाइफ थी वो कोर्ट में बैठी थी, तो जज साहब को शायद लगा हो तो काउंसिल चले गए तो कुछ बोल सकते हैं। तो वो क्या होता है कि जो कोर्ट रूम में जो स्टाफ होता है उसके साथ एक कमेंट पास कर देते हैं और ये कहते हैं कि लेने दो डेट, ईडी के मैटर्स में कौन सी बेल होती है। और ये जो गाइस ये जो लाइन थी ये अनुज मित्तल की वाइफ सुन लेती क्योंकि वो उसी कोर्ट में थी, जिसकी वजह से ये जो जज साहब है इनकी इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठ गया कि, और ये चीज होने लगी कि ये बाइस्ड हमारे केस में। अब बाद में बेल मिले ना मिले वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसे कमेंट्स पास करना तो बिल्कुल ठीक चीज नहीं थी। फिर गाइस ये जब मैटर जब प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज के पास पहुंचता है, उनको बताया जाता है कि इम्पार्शियलिटी हो रही है इस केस में और जो जज है वो बिल्कुल बायस्ड हैं। तो ये जो जज साहब थे इन्होंने इस चीज को समझा, उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ को, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को अपहोल्ड करने के लिए और बायसनेस को हटाने के लिए हम ये केस को ट्रांसफर कर रहे हैं फ्रॉम दिस जज टू अनदर जज। और गाइस यहाँ पे जज साहब का ये भी कहना था कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ये कहता है कि जस्टिस सिर्फ होनी ही नहीं चाहिए बल्कि वो लोगों को दिखना भी चाहिए कि हाँ जस्टिस हुआ है। जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन बट इट मस्ट ऑल्सो सीम टू बी डन। तो ये चीज है गाइस
तो ये जो बिल्कुल अपील थी वो बिल्कुल भी मिसकंसेप्ट एंड मिसप्लेस्ड नहीं थी, बल्कि बिल्कुल लेजिटिमेट थी। अब इसके बाद गाइस जो बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है वो बॉम्बे हाईकोर्ट से निकल के आ रहा है रिगार्डिंग द सलमान खान फायरिंग केस। तो आप ऑलरेडी जानते हो कि अभी पिछले हफ्ते सलमान खान के घर के बाहर सुबह सुबह 2 लोग आते हैं शायद बाइक से और फायरिंग करके भाग के चले जाते हैं। हालांकि बाद में पकड़े जाते हैं और आपको इसके बाद वो भी खबर सुनाई दी होगी कि वन ऑफ द अक्यूज इनमें से सुसाइड कमिट कर लिया था। तो गाइस जिस बंदे ने ये सुसाइड कमिट किया है उसका नाम था अनुज थापन। अब इनकी जो मम्मी होती, इनकी जो मदर होती हैं, उनके हिसाब से यहाँ पे क्या है कि ये सुसाइड का केस नहीं है, बल्कि जो पुलिस है, पुलिस कस्टडी में मेरे लड़के को, मेरे बच्चे को वहाँ पे 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा किया, मारा पीटा और बहुत बड़ा उसको मेल ट्रीटमेंट वहाँ पे उसको पुलिस कस्टडी में मिला, जिसकी वजह से उसकी वहाँ पे मौत हो गई। और पुलिस यहाँ पे फैब्रिक मतलब मैटर को रफा दफा करने के लिए उसको सुसाइड का वहाँ पे टैग दे रही है। तो इस चीज़ के रिगार्डिंग गाइस ये बॉम्बे हाईकोर्ट पहुँचती है अपनी पिटीशन को लेके कि यहाँ पे ये जो पुलिस है इसके जो कॉल डेटा रिकॉर्ड्स हैं या फिर जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उनको वहाँ पे रिट्रीव किया जाए और देखा जाए कि वहाँ पे सुसाइड हुआ था कि ये एक प्लान्ड मर्डर था उनके बच्चे का। अब गाइस ये जो अनुज थापन था इसने फायरिंग नहीं की थी वहाँ पे सलमान खान के घर के बाहर, लेकिन जो लोग फायरिंग करने गए थे, जो इस केस में पकड़े गए हैं, बल्कि उनको वहाँ पे बंदूक सप्लाई किया था। तो इस बेसिस पे इसको अरेस्ट किया गया था वहाँ पे। और गाइस जो कोर्ट थी उसने 3 लोगों को पुलिस कस्टडी में रखा था, एक्सटेंशन किया था पुलिस कस्टडी का। बाकी के जो एक्यूज थे उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया था ऑन मेडिकल ग्राउंड। तो गाइस ये पुलिस कस्टडी में रहते रहते वहाँ पे उनकी मौत हो जाती है, मतलब सुसाइड बताया जा रहा है, बाकी रियलिटी क्या है वो पता नहीं। अब पिटीशन पे जो चीज़ कही जाएगी इसके ऊपर क्या डिसीजन आएगा वो मैं आपको एसएप बता दूंगा। तो गाइस आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ऐसी और भी डेली लीगल न्यूज़ के लिए। बाकी गाइस यही सारी न्यूज़ थी जो इंपॉर्टेंट थी, मेन हेडलाइंस थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई अगर आपका सुझाव हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कहिएगा। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए डेली बेसिस पे सब्सक्राइब कर लीजिए एलएलबी वाला को। बाकी स्टे सेफ, जय हिंद, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।